नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तैयारी कैसी आपकी चल रही है, पहले कमेंट करो और ये बात बताओ, ठीक है कि 2025 के फरवरी में ही 3 साढ़े 3 महीने बाद आप अपियर होंगे। तैयारी कैसी आपकी चल रही है? उम्मीद है बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया था कि 10वीं का जो इतिहास है, ठीक है, क्लास 10th का जो है, और इस इतिहास का चैप्टर नंबर जो है कौन सा प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण और शहरी जीवन, है ना। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। इसका एक पार्ट तो हम लोग बना चुके हैं, पार्ट 1 बन चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट चेक कर लो, कंटेंट आराम से आ रहा है, बढ़िया से पढ़ो। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे, पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। और अगर खत्म हो गया तो ठीक, और नहीं खत्म हुआ तो पार्ट 3 लेकर के आ जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो आओ शुरू करते हैं पार्ट 3, शहरीकरण और शहरी जीवन का। यही है ना। तो हम लोग जहां पढ़ लिए थे उसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और आगे आते हैं सारा कुछ। इंग्लैंड में क्या हुआ, कैसे शहरों का निर्माण हुआ, लंदन शहर कैसे बसा, है ना, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। रेलवे वगैरह का, शहर का एक व्यवस्थित कैसे किया गया, ऐसा है ना। और उसके बाद अब हम लोग आज की इस वीडियो में लेके चलेंगे किस बारे में? सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन के बारे में आज पढ़ेंगे कि जो शहरों का जो निर्माण चल रहा था, है ना, इंग्लैंड में। चूंकि पहले शहर वहीं से हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ा रहा हमें, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा, वहां समाज में क्या चेंजेस आए उनके बारे में जानना जरूरी है। इत्मीनान से पढ़ना, और सब लोग जो है किताब लेके, हाइलाइटर ना तो पेंसिल लेके बैठा लोग, ओकरा भी ना बैठवा लोग तो फिर वीडियो में मजा आई ना, आ लागी तरह ओंघी ओंघी लागी तो फिर समझ में आई ना। बानू चलो देखो लो। शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। शहरों का जीवन किनके साथ? आधुनिकता के साथ जोड़ा जा सकता है। वास्तव में एक दूसरे के अंतर विव्यक्ति तो है, आधुनिकता कहो या शहरों का निर्माण कहो, एक दूसरे के साथी ही तो है। रुको जरा चश्मा लगा लेते हैं, आँखिया पे तनी रोशनी पड़ता है, समझा राजा। और जब रोशनिया पड़ता है ना तो काम गड़बड़ा जाता है। तो आओ जी चश्मा लगाइए ना सर, लगा लेते हैं सर, है ना। चलो अब आओ मुद्दे पे काम करो। तो कहने का मतलब है या तो शहर का निर्माण कह लो या फिर आधुनिकता कह लो प्यारे बच्चों। ये दोनों जो है एक ही चीज है, ये कोई एक दूसरे से अलग नहीं है ना प्यारे साथियों। आगे देख लो, है शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ये चीज आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये चीज आपको नहीं भूलना है। इसी में एक बहुत ही प्यारा सा बीच में ही टॉपिक छलांग मार के आ गई बा। आ टॉपिक कथी बा बाबू हमार? व्यक्तिवाद। कथी टॉपिक है? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है? वो सिद्धांत जिससे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की आजादी और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत आपकी आजादी, आपका अधिकार, समाज समुदाय का नहीं। तो इस थियोरी को हम कहते हैं व्यक्तिवाद, है ना। आगे देख लो, सघन जनसंख्या के ये स्थल जहां कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मनुष्यों का मतलब समझ ना, जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए अवसर प्रदान, और जो पैसे वाले लोग हैं जो आप बस रहे हैं, वहीं यथार्थ में अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। जाहिर सी बात है कि जो शहर में अपॉर्चुनिटीज हैं, सुविधाएं हैं, वो कुछ व्यक्ति को ही प्राप्त है। लेकिन इन बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है कई कारणों से, जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जातीय, जाति, प्रदेश, समूह शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में ज्यादा लोगों का जमाव होना पहचान और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। उनमें एक ओर सह अस्तित्व की भावना, दूसरी ओर प्रतिरोध का भाव। देखो ये कितना अच्छा से इतिहास हमको पढ़ाया गया कि जहां कम जगह पे ज्यादा लोग रहेंगे वहां जान पहचान होगा, लोग अपना अस्तित्व कायम करेगा, और प्रतिरोध, विरोध भी एक दूसरे के साथ जरूर होगा। जैसे मान लो आप क्लास में बैठते हो, ज्यादा भीड़ होता है, एक बेंच पे 4 की कैपेसिटी है, आप 5 लोग बैठ रहे हो, तो थोड़ा सा जान पहचान होगा, अनबन भी होगा। ये सारी चीजें शहरों में भी होगा, है ना।
अगर एक ओर सहअस्तित्व की भावना तो दूसरी ओर अलगाव की प्रक्रिया, परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय बदलने उपाय में बदल गए। इस प्रकार मोहल्ले क्या परिवर्तित हो गए? घेटो। ये बड़ी बार पूछा है, इसको वीवीआई कर लेना, और इस वाले में घेटो का आंसर है। यह शब्द यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में ये विशिष्ट धर्म, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। धारोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषता वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को विशिष्ट देशी का रूप देते। घेटो का मतलब समझ रहे हो? वो शहर का जगह जहाँ एक ही जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हो। कैसे अपने शहर में लोहर पट्टी है, इधर में मान लो सोनार पट्टी है, मिर्चा पट्टी है ना, चावल बाजार है, सोनार लोग का सराफा बाजार है, तो वो घेटो है। जहाँ एक धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं वो क्या है? घेटो है। शहरों में नए सामाजिक समूह बने, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया और परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वही संबंध अब ढीले पड़ने लगे। शहरों का देखो, ये देखो, कोई भी चीज आती है ना तो कुछ ना कुछ लेके जाती है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये शहर आए हमारे, कैसे हमने कहा कि आधुनिक मानव का प्रभाव क्षेत्र है शहर। जहां आधुनिकता होगी वहां मानवता थोड़ी कम होगी, दया भावना थोड़ी कम होगी। तो इसने क्या किया? परिवार के संबंध को ही पूरी तरह बदल दिया। एक और उनके अधिकार के लिए आंदोलन चले, महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 के बाद से राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने लगी। जहां पहले महिलाओं को इन सब चीजों से लेना देना नहीं होता था, वोट देना है, हमारा संपत्ति में हिस्सा होना चाहिए, महिलाओं को लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे शहर बना, महिलाओं का आचार विचार परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने अपना अधिकार, संपत्ति में हिस्सा, ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, है ना। समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने की सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुआ तो कहीं क्या जी, बाधक बना। मतलब इनको अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, कई रूपों में समाज बदला, कई जगह महिलाओं को सहायता मिला तो कई जगह इनके लिए बाधा भी बना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो पाश्चात्य देश, मतलब पश्चिमी देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण जहां महिलाएं अपनी असीमता में परिवर्तन लाने में सफल हुई, वह क्षेत्र था उपभोक्ता विज्ञापन। कहने का मतलब ये है, अब उपभोक्ता विज्ञापन प्रचार प्रसार की बात हो रही है। एक तो महिलाएं पहले काम नहीं करती थी, तो महिलाएं काम करना कहा जी शुरू कर दी, और एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां महिलाओं का ही ज्यादा बोलबाल रहा, वो रहा उपभोक्ता विज्ञापन, है ना प्यारे बच्चों। आप देखते होंगे टीवी पर ज्यादातर एड्स, ज्यादातर विज्ञापन प्रचार आता है, उसमें महिलाएं ही ज्यादा होती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आएगा, कैसे ऐश्वर्या राय आती है और कहती है मेरे गोरेपन का राज है लक्स साबुन, है ना। कितना लबरई बोले ले, पहले से गोर भी कहते मेरे गोरेपन का राज है लक्स साबुन। रे बोतल, हम लोग को बोतल बनाता है लोग कि अगर सच में लक्स साबुन से कोई गोरा होता तो लक्स साबुन सबसे ज्यादा अफ्रीका में ना बेचाता। कहने से आते हैं अमिताभ बच्चन जी अलग प्रचार करते हैं कि टेंशन जाएगा पेंशन लेने, इसलिए लगाओ ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, दुनिया का सबसे छोटा एसी है मर्दे। गर्मी लागत तो लोग पॉकेटिया में एसी लेके ना घूमे। देखो कितना लबरई का प्रचार ही लोग करता है ना। विज्ञापन में अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोग की वस्तु का निर्णय लेती है। शहरों में जो महिलाएं हैं, घरों में, घर में कौन सामान आएगा नहीं आएगा ये उन्हीं का डिसीजन होता है। इसीलिए विज्ञापन में ज्यादातर महिलाओं को ही सीरियस लिया जाता है, ठीक है ना। क्रीम, पाउडर, बर्तन उर्तन, मसाला वसाला, सब में महिला महिला महिला। चूंकि प्रचार करने वाले को पता है ना कि खरीदेगा कौन, महिला, तो इसलिए लपेट देता है लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो जी, अरे तुम लोग सब स्मार्ट आदमी हो, है ना। आगे देखो, शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन, जैसे चार्टिंग आंदोलन हुआ, सभी व्यस्त पुरुष के लिए चलाया गया आंदोलन। 10 घंटे का आंदोलन चला। कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए आंदोलन चला। पुरुष भी बड़ी संख्या में एकजुट होकर व्यवसायी वर्ग नगरों का उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय का संभव हुआ।
व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, गतिशील प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की नेत प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख बिल, कितने सारी चीजें, सब कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक एकाधिकार, सब कुछ अब शहर में धीरे धीरे आ गया। यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, सब कुछ है ना। अब देखो एक सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछता है, लेसेज फेयर, वीवीआई कर लेना। ये क्या है? आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था, पूंजीपतियों को पूरी तरह क्या थी? आजादी थी। एक ऐसा ये नियम बनाया गया था जिसमें सरकार कहीं से रोक टोक नहीं करता था, खुला आप व्यापार कर सकते हो। तो जब व्यापार होगा तो किसको ज्यादा फायदा होगा? पूंजीपति लोगों को होगा, और उसी नियम का नाम था लेसेज फेयर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे इसी में कि नए मिल मालिक वास्तव में पहले औद्योगिक पूंजीपति थे। इन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा, प्रभाव, अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता और अध्याय व्यवसाय से अर्जित किया। इस वर्ग का प्रभाव विशेषकर कहां पड़ा? इंग्लैंड की राजनीति पे। मतलब ये कौन थे आखिर? ये बड़े बड़े लोग भैया, जो बड़े बड़े उद्योग लगाए, पूंजीपति लोग तो थे जिनके पास पैसे था। पैसे के बल पर उन्होंने अपने सूझबूझ से आगे के फ्यूचर के बारे में सोचा, उन्होंने अपनी कंपनी लगाई, पूंजीपति लोग थे, आगे चल के मालिक बने। अब बात करते हैं एक वर्ग का, मध्यम वर्ग का। तो आप सब जानते हैं समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक होता है प्यारे बच्चे उच्च वर्ग, एक हो गया तुम्हारा मध्यम या कुलीन वर्ग, और एक हो गया निम्न वर्ग जिसको बुजुर्गा वर्ग के भी नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो मध्यम वर्ग की बात कर लेते हैं। देखो मध्यम वर्ग कौन लोग? जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, जिनका जीवन जो है वेतन पर निर्भर करता है, पढ़े लिखे लोग जो है वो सब मध्यम वर्ग में आते हैं। पूंजीपति लोग कौन है? पूंजीपति वर्ग कौन है? उच्च वर्ग के लोग जो नौकरी देते हैं। और निम्न वर्ग के लोग कौन होते हैं? किसान, मजदूर, आम आदमी, जिनको अपनी आम जरूरतें पूरा करने में भी दिक्कत होती है ना। शहरों के उद्भव के ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का भी उदय हुआ जहां अलग अलग पेशा में रहकर औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में सामने आए। बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इनको विभिन्न रूप में कार्य करते थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स। ये सब मैंने पहले ही कहा, यही लोग मध्यम वर्ग में। इनके जीवन मूल्य आदर्श समान रहे। इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतन भोगी के रूप में रही। मैंने पहले ही कहा कि ये कौन थे? वेतन भोगी वर्ग लोग थे। ये काम करते थे, इनको वेतन मिलता था, उन्हीं पर इनका जीवन चलता था, है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, चलो। अब एक वर्ग था, कौन वर्ग बोलो जरा? श्रमिक वर्ग। तो मध्यम वर्ग से नीचे पूंजीपति वर्ग मान लो, ऊपर जो पढ़ रहे थे, अब आगे श्रमिक वर्ग। आधुनिक शहरों में जहां एक वर्ग पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ। सामंती व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है जिसमें टैक्स लिया जाता था, कर, ठीक है, लगान। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण किया गया। देखो इसी वर्ग को उधर लिख दिया सर्वहारा वर्ग, है ना। इसी वर्ग को इधर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। सामान्य वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग, सभी तरह से हारा वर्ग, कोई हराते, है ना। शोषण हुआ, परिणाम स्वरूप शहरों में 2 विरोधी वर्ग उभर करके सामने आए। शहरों में फैक्ट्री में प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग लगभग भूमिहीन कृषक वर्ग के रूप में थे। शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में आ गए। इसी क्रम में नए औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेकिंद आदि अस्तित्व में आए। इसी समय में, है ना, आपने शुरू में ही पढ़ा कि कैसे शहर बसा। तो ऐसे बसा कि गांव में जो किसान थे वो उनको ज्यादा आमदनी होती नहीं थी, गिल्ड प्रथा वगैरह सारा चीज पड़े, फिर वो व्यवसाय के लिए शहर में आ गए, काम करने लगे फैक्ट्री में, है ना। तो धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों का भी निर्माण हो गया जहां जहां फैक्ट्री लगी थी। इन शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी। चूंकि लोक कल्याण के भावना की कमी थी, अतः इन शहरों में कई समस्याएं थी। बेरोजगारी वृद्धि हो गई, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो गई। श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किए। बाद में संसद के द्वारा फैक्ट्री नियम भी बनाए गए। क्या नियम बना? आगे देखो, ठीक है। शुरू में तो सब पढ़ ही लिया, व्यवस्थित था कैसे लोग रहते थे। 25 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने के काम के घंटे तय करने के लिए संगठित ढंग से काम करने की अवधि को स्वीकार। 25 में इंग्लैंड में ये तय हो गया कि ये जो मजदूर काम करेंगे वो कितना देर काम करेंगे और उनका जो है मजदूरी जो है वो क्या होगा। चूंकि इन नियमों का पालन नहीं हुआ, अतः श्रमिकों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसे लेकर मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ। ट्रेड यूनियन बनाकर अपने को संगठित करने लगे धीरे 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 धीरे, है ना। प्यारे बच्चों, ये था पूरा का पूरा
कैसे मजदूर व्यवस्थित थे, फिर संगठित हुए, उनको अपना अधिकार चाहिए था, काम कर रहे हैं, तय होना चाहिए ना कितना देर आपको काम करना है, कितना आपको मजदूरी मिलेगा, ये तमाम बातें है ना। औपनिवेशिक, अब थोड़ा शहर हम लोग आते हैं इंडिया में, अपने यहाँ मुंबई यानी कि बम्बई। ये कैसे बम्बई बना, चर्चा करते हैं। पश्चिमी यूरोप शहरों में विपरीत, उसके उल्टा भारत में भी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बड़ी धीमी धीमी धीमे 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 ऐसे प्रक्रिया चल रहा था, आराम से, क्योंकि अंग्रेजे सब यहाँ था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग ही शहर में रहते थे। 1900 शुरू हुआ तब एक बड़ा संख्या, विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी, जो विशाल बहुउपयोगी थे। इन शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयर हाउस का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, क्या कहा जाए, कबाड़ खाना है ना, सेना की छावनी, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, यही शहरों में पहले हुआ करते थे। बंबई भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। 19वीं सदी के अंत तक बंबई का विस्तार तेजी से हुआ। बंबई 7 टापुओं का इलाका था, इस पॉइंट को नोट करना, 7 टापू थे वहां ऐसे समुद्र में, और इन सभी को जोड़ करके मुंबई बनाया गया। आबादी बढ़ी, टापुओं के एक दूसरे से जोड़ा गया ताकि ज्यादा जगह हो सके, और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, आज भी आपको पता है वाणिज्यिक राजधानी या वित्तीय राजधानी बंबई है। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, चूंकि समुद्र के तट पे है तो बंदरगाह भी है, बंदरगाह है, वहां से जहाज से सामान आते जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट जगह है। कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में यहाँ से भेजे जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन, बल्कि जितने कारीगर थे ना, जितने कौन थे प्यारे साथियों, कारीगर थे, दुकानदार भी बंबई में आके बस गए, क्योंकि उस समय कारोबार ये सब चलता था। आज ना सब इलीगल है, पहले तो चलता था खूब। कपड़ा मिले खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर आए। 54 में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ, सब पहले पढ़े हो। 21 तक 85 कपड़ा मिल यहाँ खुल चुका था, और लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे। 31 तक तो लगभग 1/4 मुंबई के वासी थे, बाकी तो बाहर से आकर के रहे थे। यही मुंबई है, देख सकते हैं आप शहर में, ये पूरा समुद्र के किनारे, ये ताज होटल है आपका, है ना, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, आप समझ सकते हो, ठीक है। आप देखो, लंदन की तरह बंबई भी घनी आबादी वाला शहर है। 40 में लंदन में का क्षेत्रफल यहाँ पे होना चाहिए, ये तनिषा किताबों में गलत लिखल है। क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था। बंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल था 9.5, इतना में एक व्यक्ति रहता था। 72 में लंदन में प्रति मकान में 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि मुंबई में बाप रे 20 व्यक्ति एक मकान में, वहां 8 यहाँ 20, समझ सकते हैं। बंबई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हुआ, कैसे होगा, 7 टापू था, जिधर जिधर जैसे मन किया बसाया गया। 1800 के आसपास बंबई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था, याद रखना, फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था। किला था ना, अंग्रेज पहले शहर बनाते थे तो किला गेंद करते थे। 2 हिस्सों में बटा था, एक हिस्से में नेटिव रहते थे, नेटिव कहते थे जो वहां के निवासी हैं। दूसरे हिस्से में रहते थे यूरोपीय या गोरे, अंग्रेज। कोट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी की भी विकसित होने लगी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी भी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी था, मतलब अंग्रेज लोगों ने अपना एक अलग घेरा बना करके, किला बंद करके शहर बनाया था। एक तरफ में बंबई के जो निवासी थे वो लोग थे, वो बताता था कि इधर में अंग्रेज है, इधर में हम हैं। शहर के अनुचित विस्तार के कारण 50 तक शहर में आवास और जलपूर्ति की समस्या बढ़ गई। मिलों के चलने से अधिक लोग बंबई में बसने लगे। बंबई के आवासीय इलाकों पर दबाव बढ़ गया। बंबई की 17% लोग घनी आबादी वाले चौल में, चौल बड़ा खतरनाक चीज है ना, ऐसे बहुत मंजिला इमारत होती थी चौल, और इसमें छोटे छोटे कमरे होते थे सर, इसमें बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं होता था। जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते हो ना, फिल्मों में दिखाता है बड़ा सा बिल्डिंग है, सारे लोग रह रहे हैं, बाहर में बाथरूम वगैरह है नहाने के लिए, उसमें नहीं होता था। मुंबई की चौल बहुमंजिला इमारत होती थी। लंदन की टेटमेंट्स आप पढ़े थे, टेटमेंट्स की तरह मकान छोटे भी, ये मकान भी मोटे तौर पे व्यापारी और महाजन की निजी संपत्ति के थे, है ना, लोग किराए के लिए बना लेते थे, कोई भी लोग आवासीय जरूरत को पूरा करते थे। मात्र कमरों की कतार होती थी, अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी। हमने अभी बोला ये है चौल, तुम देख लो ये कितना बड़ा है चौल, है ना प्यारे बच्चों।
और इसमें ये सारे के सारे कमरे हैं, लेकिन किसी में भी बाथरूम नहीं है। बाथरूम कहाँ? बाहर में। कितना दिक्कत होता होगा। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू हुआ, तो मुंबई में यह काम प्लेग महामारी के डर से शुरू हुआ। देख लो, यहाँ क्रांति के भय से और यहाँ महामारी के डर से कि लोग एक जगह रहेंगे। प्लेग महामारी आई थी तो वो सब लोगों में फैल जाएगी, इस डर से लोगों ने शहर को सिस्टमेटिक रूप से बसाया। लेकिन वहां क्रांति, तो जहां क्रांति के आधार पे शहरों का निर्माण होगा भैया, वहां ना व्यवस्थित रूप से शहर बनेंगे, है ना। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1918 में बंबई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून बना दिया गया। देखो कितना अच्छा चीज है, किराया कानून 1918 में बना कि कितना किराया होना चाहिए। इससे आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई, जमीन की कमी हुई। विस्तार से मुंबई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लाई गई। 1784 में ही पहली योजना लाई गई। बंबई के गवर्नर विलियम हार्नवी, इसका नाम याद रखना, ये आ जाता है कभी कभी। हार्नवी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि शहर निचले इलाके समुद्र का पानी ना आ जाए। माने समुद्र के किनारे किनारे, अगर ये समुद्र है, ये समुद्र है, इसके किनारे किनारे दीवार, यही आगे चल करके मरीन ड्राइव बन गया, है ना। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई। सरकार निजी कंपनी के द्वारा योजनाएं बने। 64 में मालाबार हिल के से कोलबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट का विकसित करने का ठेका किसको दिया गया? बैंक एक था, नाम था जिसका बेरिक लेमेसन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया, समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा, है ना। कैसे हुआ देख लो, यहाँ पे भूमि विकास देता है। दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने या किसी अन्य काम के लिए योग्य बनाया गया, यही तो भूमि था ना। अरे कुछ नहीं किया गया यार, सबको घेरा गया, दूसरे टापू से मिट्टी काट काट करके लाके भरा गया। एक सफल देखा है ना, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया, विकसित किया गया। सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू हुई। 14 से लेकर 18 प्रथम विश्व युद्ध के समय सूखी गोदी का निर्माण किया गया। उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलार्ड एस्टेट बनाया गया। इसके मशहूर इसी का नाम आज हो गया मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव आपने नाम सुना होगा, तो पटना वाला भी इसी नाम से फेमस है। ये जो आप पूरा का पूरा ये जो देख रहे हो ना, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये वाला जो शो, ये वाला यही है आपका मरीन ड्राइव। और 22 एकड़ में ये पड़ता है, 22 एकड़। और ये मिट्टी खोद करके, है ना, इसको भर भर के ये पूरा का पूरा समुद्र के किनारे बनाया गया, ठीक है। लेकिन अपना जो पटना में जो गंगा नदी के किनारे बना, वो ऐसा कुछ नहीं है, मिट्टी नहीं खोदा हुआ, तो ब्रिज ही बना दिया गया। इसके बाद शहर का बना। बंबई में आने वाले अप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में कठिनाई जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता है। शहर के अंतर्विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करती है जो आजादी और नए अवसर की तलाश में आते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। ये हो गया मुंबई नगरी के बारे में। अब प्यारे बच्चों पढ़ते हैं सिंगापुर के बारे में, लाइट ऑफ, जिसको कंट्री या सिटी के नाम से जानते हैं, सिंगापुर। देखते हैं ना, बहुत जगह जो है इसको दिखाया जाता है फिल्मों में, एकदम चकाचक तरीके से, कितना चकमका रहा है। लेकिन ये बना कैसे है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। बड़ा मुश्किल से इस शहर को क्या किया गया है, निर्मित किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिएगा बड़े ध्यान से। एशियाई देशों के में सभी शहर अनियोजित हैं और बेहतरीन ढंग से विकसित नहीं हुए। कई शहर योजनाबद्ध रूप से तैयार किए गए, जैसे ली कुआन ये आदमी है, ने सिंगापुर को का निर्माण किया। बहुत बड़ा उदाहरण है नियोजित रूप से। आज का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर में नगर विकास के लिए एक आइडल बन चुका है। 65 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, याद रखना 1965 तक बंदरगाह था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया। सिंगापुर पर उस समय श्वेतों का ही राज था। श्वेत माने गोरों का, अंग्रेजों का। शहर की ज्यादातर आबादी भीड़ भाड़े गंदे मकानों में रहती थी। 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी एक पार्टी थी जिसके अध्यक्ष थे, जिनका नाम था ली कुआन येव। जब सिंगापुर को आजादी मिली, यानी कि 1965 में सिंगापुर जब आजाद हुआ, तो एक विशाल आवास और विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया रूप दिया।
सरकार के द्वारा लगभग 86% आबादी को 86% आबादी को अच्छा मकान दिया गया। 86% लोग को सरकार ने मकान बनवा के दिया बेहतर तरीके से। ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया गया। बड़े बड़े मकान बने, एकदम हवादार लाइटदार मकान बना। इमारतों ने शहर के सामाजिक जीवन को बदल दिया। शहरी बाहरी गलियारों के कारण अपराध कम हुए। सामुदायिक कार्यक्रम के लिए इमारतों में सब जगह खाली मंदिर छोड़ी गई, सब में एक हॉल बनाया गया। बताओ, शहर में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। भारतीय, चीनी और मलय इन तीनों समुदायों के बीच नस्ली सामाजिक टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंध लगातार बेहतर किए गए। ये देखो कितना सिस्टम से पूरा शहर को सरकार ने क्या किया, बना दिया, है ना। आगे देखो, अखबार पत्रिका अन्य प्रकार के संसार साधनों पर कड़ा नियंत्रण। जब शहर का निर्माण हो रहा था ना, तो इसमें एकदम बाहर से कोई आए रोक दिया गया, कोई नहीं आएगा हमारे देश में, है ना, सिंगापुर में कोई नहीं घुसेगा। उसके बाद में न्यूज़पेपर सबको प्रतिबंधित कर दिया गया, फालतू खबर मत छापो। लोगों को एक समय तो जब घर टूट रहा था ना सिंगापुर में, सब सड़क वड़क निर्माण के लिए, नए घर के निर्माण, सारे लोग तो विरोध कर दिया था भाई कि सरकार तो हम लोग को निर्वासित कर देगा, ये तो भगाइए देगा देश से। लेकिन जब बन गया ना, सबको जब मकान प्रोवाइड किया गया, तब जाके पता लगा, अरे दादा सही में बेहतर दवाई कड़वा ही होला है, ये बुझाई लोग के। सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं संपन्नता मिली, लेकिन यह मान्यता भी है कि शहर जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की यहाँ कमी है। जिस प्रकार बेरोन हॉसमैन ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया, वो शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। शहर में भर में सीधी चौड़ी सड़क या बुलवेट्स यानी कि छायादार सड़क के साइड में, ठीक है, छायादार बनाई गई, खुले मैदान बनाए गए, पेड़ पौधे बगीचे लगाए गए, पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया। 60 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक निर्माण कार्य में लगाया गया। इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले लगभग कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3.5 लाख लोग को उजाड़ दिया गया था। ये जब बन रहा था पेरिस, तब पेरिस के कुछ संपन्न निर्वासियों को भी लगता था कि उनके शहर को दानव के रूप में बदल दिया गया है। समझ रहे हो? देखो, अच्छा काम करने से पहले थोड़ा कष्ट होता है, पर जल्द ही यह भावना गर्व में बदल गई जब पेरिस एक राजधानी के रूप में बना। सिर्फ वास्तुशिल्प के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति का केंद्र भी बना। कौन? पेरिस। ये था, समझ रहे हो? आओ पढ़ते हैं। और पेरिस के जैसा ही सिंगापुर को भी सजाया गया। अब पढ़ते हैं अपना पाटलिपुत्र, चलते हैं पटना। हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की एक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात एक महानगर था। इसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों से भी की जा सकती है। इसकी स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध के शासक जो थे अजातशत्रु के द्वारा सैन्य शिविर के रूप में इसको बनाया गया था, सेना के रहने के लिए। कालांतर में मगध राज्य साम्राज्य की क्या बन गई? राजधानी। मौर्य शासन काल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की पूरी क्या थी? राजधानी थी इसी पाटलिपुत्र नगर में। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से भी मिले हैं। इस नगर की आबादी उस समय 4 लाख थी। जहां देख रहे हो पेरिस में 3.5 लाख है, उधर में 1 लाख माने कुछ है, यहाँ 4 लाख था। नगर के प्रशासन जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा। मेगास्थनीज की रचना, ये किताब याद रखना, बहुत बार पूछ ले है बाबू हमार। मेगास्थनीज ने एक लिखा था इंडिका, उसमें सब कुछ बताया गया। यह व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। गुप्त काल के में भी इस नगर का गौरव बना रहा। इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री जिसका नाम था फैयान, उसने भी इसकी चर्चा की थी, है ना। प्राचीन काल में यह नगर शिल्पकला, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति गतिविधियों का केंद्र था। पूर्व में मध्यकाल में पतनशील अवस्था में ये चला गया, पतन हो गया इसका। देख रहे हो गंगा किनारे जो है दिया गया है पटना शहर का थोड़ा सा, है ना। ये जो महल आप देख रहे हैं दरभंगा महाराज द्वारा बनाया गया है, काली घाट यहीं पे है। मध्य युग में इस नगर के गौरव के सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेर ससुरी जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया, उन्हें इसको पुनर्स्थापना किया। 1541 के लगभग में गंगा गंडक नदी के संगम पर एक दुर्ग बनवाया गया, किला। इस स्थान सैनिक का महत्व था, आभास था, उसने बनवाया था। अब्दुल्लाह की रचना तारीखे दाऊदी में अब्दुल्लाह ने लिखा था तारीखे दाऊदी किताब संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। अकबर के शासन काल तक यह नगर प्रमुख व्यापारी केंद्र था। 56 में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया और बताया कि यहाँ से कपास, सूती वस्त्र, चीनी, अफीम व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में होता है। इसके अतिरिक्त सोरा, नील का भी यहाँ पे निर्यात अधिक होता था।
यूरोपीय व्यापारियों के साथ पंजाब के खत्री और पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी, ईरानी, मध्य एशियाई, अर्मानियाई व्यापारी भी इस नगर में आते थे। 17वीं 18वीं शताब्दी में इस नगर की आबादी 3 लाख के से अधिक बताई जाती है, जबकि समकालीन यूरोप में 1 लाख की आबादी वाले नगर भी क्या होते थे, महत्वपूर्ण होते थे। बताओ, जिस समय यूरोप में 1 लाख आबादी वाला नगर इंपॉर्टेंट होता था, उस समय हमारी पटना की आबादी 3 लाख से ज्यादा थी। बता कितना महत्वपूर्ण होगा। और हाय रे किस्मत, इतना महत्वपूर्ण नगर जो है आज कहाँ चला गया, है ना। वही है, सारा नेता लोग खा गया इसको। 1866 में सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म यही हुआ, पटना साहिब गुरुद्वारा है, याद रखना। 1666 में धार्मिक स्थल भी यहाँ बना है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुद्दीन ने इस नगर का नया निर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया था। अजीमुद्दीन ने अजीमाबाद। उस समय इस नगर का पुनर्निर्माण लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। तब यह नगर भारत के प्रमुख संस्कृतियों का उस समय क्या जी, केंद्र बन चुका था। उस समय अजीमाबाद जब इसका नाम था। 18वीं शताब्दी के बाद में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापना के साथ आधुनिक पटना के विकास का क्रम चला। अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से स्थित था। वहीं जो गोल घर आप जानते हो, 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण का गोदाम का निर्माण किया गया था 1786 में, जो आज किसके नाम से है, गोलघर। 1786 में गोलघर बना था। उस समय अफीम का भंडार किया जाता था। आज आप जाएंगे सब पटना माने गोलघर तो सब जानते हैं, गांधी मैदान के सामने ही। इन्हीं दोनों के बीच क्षेत्र में पटना में आधुनिक नगर का क्या विकास आरंभ हुआ। पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था की भी क्रमिक ढंग से विकसित हुई। 1769 में बिहार क्षेत्र के शासन की देखरेख के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया। 1774 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासन के लिए कई व्यवस्था लगाई गई। पटना के नगर की केंद्रीय स्थिति धीरे धीरे बनी रही, केंद्र बन गया उस समय लोग। 11 में दिल्ली दरबार में बिहार को राज्य को अलग रूप दिया गया। 12 में बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ, याद रखना। बिहार उड़ीसा बंगाल झारखंड एक प्रांत था, बिहार प्रांत, ये 12 में अलग हुआ बिहार उड़ीसा से, इसको याद रखना। और 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग हुआ। पटना इसकी राजधानी बनी। 19वीं 20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिमी भाग का विकास हुआ और नया प्रशासनिक क्षेत्र विकसित हुआ, जिसमें राजभवन, सचिवालय, विधानसभा, विधानमंडल ये सब बना। अब विश्वेश्वरैया भवन उसका नाम दिया गया है आज के समय में। देश की आजादी के बाद पटना के दक्षिण के दिशा में आबादी का विस्तार तेजी से हुआ। वर्तमान पटना की आबादी लगभग 12 लाख से अधिक है। आज तो 13-14 लाख क्या 20 लाख से भी ज्यादा होगा। 250 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल पूरा का पूरा। कलकत्ता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण में भारत का 14वां सबसे बड़ा नगर है। आज यह शिक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए भी प्रशंसनीय है। तो यही थी पूरी की पूरी शहरीकरण की प्रक्रिया जो हम लोग पढ़ लिए। लास्ट में निष्कर्ष है, शहरीकरण की प्रक्रिया लंबी रही। ग्रामीण सामंती व्यवस्था से हटकर कृषि व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, जिसने व्यापार वाणिज्य उद्योग के विकास पर बल दिया। शहरों के इस विकास क्रम ने लोगों को नई चेतना प्रदान की और सुविधाएं दी। दूसरी तरफ समस्याएं भी जन्म हुआ, जिसके निदान के लिए आवश्यकता आज भी शहरों में बहुत सारी समस्या है, जिसका निदान आज भी जरूरी है। नई सामाजिक संरचना के अंतर्गत शहरों के द्वारा जहां एक और व्यवसायिक और मध्यम श्रमिक वर्ग है, वहीं वर्ण भेद की भावना भी है। वर्ण भेद का मतलब समझ रहे प्यारे बच्चों, वर्ण भेद का मतलब है वहीं अमीर गरीब गोरा काला ये सारा कुछ आया, जाति धर्म सब कुछ है ना। सामाजिक विचारधारा के विपरीत लोकतंत्र पद्धति को भी प्रभावित करती है। शहरों की निरंतर प्रगति और इनके विस्तार से हमारी जीवन शैली सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। शिक्षा रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हुए। दूसरी ओर स्पर्धा, कंपटीशन, अवसरवाद, नकारात्मक चीजें आई। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव है जिसे हम शहरी व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं। मतलब शहर बन रहे हैं तो चलो ठीक है यार, कम से कम मतलब बैलेंस होना चाहिए सब चीज में, है ना। लेकिन यहाँ लोग जो है शहरों में बसे, मानवता को छोड़ दिए, पैसा व्यवसाय के पीछे भाग गए, कंपटीशन हो गया, हम बड़े तो हम बड़े, है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों अब यही है आपका MCQs यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है, आप इसको बना सकते हो। भागना यार, तू कहने से आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे अगली वीडियो में पूरा हम चर्चा कर देंगे आपको। और उम्मीद है कि ये चैप्टर रीडिंग है, एक बार नहीं आप 2 बार नहीं 3 बार इसको
दोनों पार्ट को देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर सारा क्वेश्चन आंसर आप खुद बना लेंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर जल्द ही आएगा। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल के साथ बने रहिए, खूब भर भर के प्यार दीजिए, तैयारी लगातार करते रहिए। जय हिंद।